व्यूअर्स, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की हिंदी विषय की संपूर्ण व्याकरण। तो व्याकरण के सारे प्रश्न हम हल कर लेंगे, जिससे कि व्याकरण से संबंधित कोई सा भी क्वेश्चन यदि आपके पास आता है तो आप उसको आसानी से हल कर सकोगे। और व्याकरण में आपको 100 में से 100 नंबर आने वाले हैं। व्याकरण के सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो इसमें आपकी कक्षा 10वीं की जो प्रश्न बैंक है, तो प्रश्न बैंक के भी सारे प्रश्न इसमें हैं और इसके साथ ही कुछ क्वेश्चन जो प्रश्न बैंक में होने चाहिए थे ब्लूप्रिंट के अनुसार, तो वह भी इसमें जोड़ दिए गए हैं। तो इससे आपकी संपूर्ण व्याकरण हल हो जाएगी। तो शुरू करते हैं व्याकरण के प्रश्न कक्षा 10वीं हिंदी के। तो प्रश्न नंबर पहला है, काव्य की परिभाषा व काव्य के मुख्य भेद लिखिए। तो इसका उत्तर है, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। काव्य के दो भेद है, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। तो कितनी बार एग्जाम में केवल आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा पूछी जाती है, तो हम लिख सकते हैं आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसात्मकम वाक्यम काव्यम है। इसके बाद अगला प्रश्न है, शैली की दृष्टि से काव्य के भेद लिखिए। तो शैली की दृष्टि से काव्य के 3 भेद है, पद्य काव्य, गद्य काव्य और चंपू काव्य। तो चंपू काव्य वह काव्य होता है जो गद्य और पद्य मिश्रित होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रबंध काव्य की परिभाषा व उदाहरण दीजिए। प्रबंध काव्य के भेद बताइए। तो यहाँ पर हम प्रबंध काव्य की परिभाषा, प्रबंध काव्य के उदाहरण और उसके भेद तीनों ही समझ लेंगे और याद कर लेंगे। तो इसका उत्तर है, वह काव्य रचना जिसमें कथा सूत्रों या छंदों की तारतम्यता में अच्छी तरह बंधी हो प्रबंध काव्य कहलाती है। प्रबंध काव्य विस्तृत होता है। तो प्रबंध काव्य में वह काव्य रचना होती है जिसमें कथा जो होती, कथा मतलब जो कहानी है उसकी, वह सूत्रों या छंदों की तारतम्यता में अच्छी तरह बंधी हो, वह प्रबंध काव्य कहलाती है। और प्रबंध काव्य जो है विस्तृत होता है। इसके उदाहरण है रामचरितमानस जो कि एक महाकाव्य है, और दूसरा है पंचवटी खंड काव्य है। तो इसमें जो भेद है, महाकाव्य और खंड काव्य प्रबंध काव्य के ही भाग होते हैं, जो कि हम यहाँ देख लेंगे। प्रबंध काव्य के 2 भेद हैं। प्रबंध काव्य के 2 भेद है, महाकाव्य और खंड काव्य। तो यहाँ पर हमने प्रबंध काव्य को समझ लिया। इसके बाद अगला प्रश्न है, मुक्तक काव्य की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर है, वह काव्य रचना जिसमें कोई कथा नहीं होती तथा प्रत्येक छंद पूर्व पद के प्रसंग से मुक्त होता है, मुक्तक काव्य कहलाता है। उदाहरण है रहीम के दोहे, कबीर की साखियां। तो यहाँ पर हमने मुक्तक काव्य की परिभाषा और उदाहरण देखा है। तो मुक्तक काव्य जो है उसकी परिभाषा है, वह काव्य रचना जिसमें कोई कथा नहीं होती है, कोई कथा नहीं होती और प्रत्येक छंद पूर्व पद के प्रसंग से, मतलब उसके पहले वाले पद के जो प्रसंग है उससे मुक्त होता है, मुक्तक काव्य कहलाता है। इसका उदाहरण है रहीम के दोहे और कबीर की साखियां। इसके बाद अगला प्रश्न है, महाकाव्य की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर है, जिस काव्य में किसी महान व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण वर्णन होता है उसे महाकाव्य कहते हैं। जिस काव्य में किसी महान व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण वर्णन होता है उसे महाकाव्य कहते हैं। और इसके उदाहरण है रामचरितमानस। रामचरितमानस के कवि हैं तुलसीदास। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, खंड काव्य की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो इसका उत्तर है, जिस काव्य में किसी महान व्यक्ति के जीवन की किसी एक घटना का वर्णन होता है उसे खंड काव्य कहते हैं। और इसका उदाहरण है पंचवटी, जिसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। तो हमने महाकाव्य और खंड काव्य दोनों ही याद कर लिए हैं। तो महाकाव्य में किसी महान व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण वर्णन होता, पूरे जीवन का वर्णन होता, तो महाकाव्य है। और इसका उदाहरण है रामचरितमानस। जबकि खंड काव्य में महान व्यक्ति के जीवन की किसी एक घटना का वर्णन होता है, तो इसका उदाहरण है पंचवटी। इसके बाद अगला प्रश्न है, आख्यानक गीतिया से क्या तात्पर्य है, उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर है, ऐसी पदबद्ध रचना जिसमें एक लघु कथा होती है तथा गेयता होती है। ठीक है, गेयता होती है और लघु कथा होती है, उसे आख्यानक गीतिया कहते हैं। उदाहरण है नरसिंह जी का माहेरो, जिसकी कवियत्री है मीरा।
तो आख्यान गीतिया ऐसी पदबद्ध रचना जिसमें एक लघु कथा होती तथा गेयता होती, उसे आख्यान गीतिया कहते हैं। बाद अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है महाकाव्य एवं खंड काव्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो महाकाव्य में नायक के संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। खंड काव्य में नायक के जीवन के किसी एक भाग का वर्णन होता है। तो वर्णन या चित्रण होता है, वर्णन के स्थान पर हम चित्रण भी लिख सकते हैं। तो महाकाव्य में नायक के संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है, खंड काव्य में नायक के जीवन के किसी एक भाग का वर्णन होता है। अगला जो है महाकाव्य में कई छंदों का प्रयोग होता है, खंड काव्य में एक ही छंद का प्रयोग होता है। इसके बाद अगला जो है महाकाव्य में 8 या अधिक सर्ग होते हैं, खंड काव्य में एक ही सर्ग होता है। इसके उदाहरण है रामचरितमानस और कामायनी, ये दोनों महाकाव्य है। और खंड काव्य के उदाहरण है पंचवटी और सुदामा चरित। तो महाकाव्य और खंड काव्य में जो अंतर है वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना चाहिए। इसके बाद जो अगला प्रश्न है पाठ्य मुक्तक एवं गेय मुक्तक में अंतर लिखिए। पाठ्य मुक्तक एवं गेय मुक्तक में अंतर लिखिए। तो इसका आंसर होगा पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। पाठ्य मुक्तक इसमें विचारों की प्रधानता होती है, गेय मुक्तक इसमें भावों की प्रधानता होती है। पाठ्य मुक्तक में विचारों की प्रधानता, गेय में भावों की। इसके बाद जो अगला है इसमें संगीत की प्रधानता नहीं होती। पाठ्य मुक्तक में संगीत की प्रधानता नहीं होती, गेय मुक्तक इसमें संगीत की प्रधानता होती है। और पाठ्य मुक्तक में उदाहरण है रहीम के दोहे और गेय मुक्तक में उदाहरण है मीरा के पद। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह रस की परिभाषा लिखिए व रस के अंग बताइए। तो इसका उत्तर है आचार्य भरत मुनि के अनुसार विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, मतलब विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो कभी कभी इस तरह की परिभाषाएं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाती, तो हमें यह भी पता होना चाहिए, इसलिए लिखा है यह। अब रस की परिभाषा के लिए हम ये याद करेंगे, काव्य को पढ़ते, सुनते या देखते समय पाठक, श्रोता या दर्शक को जिस आनंद की अनुभूति होती उसे रस कहते हैं। रस के 4 अंग है। 4 अंग है स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो रस की परिभाषा है काव्य को पढ़ते, सुनते या देखते समय पाठक, श्रोता या दर्शक को जिस आनंद की अनुभूति होती उसे रस कहते हैं। रस के अंग है स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इसके बाद जो अगला प्रश्न है रस के कितने प्रकार होते हैं। तो रस के 9 प्रकार होते हैं। तो रस के प्रकार और उनके स्थायी भाव से संबंधित प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1-1 नंबर के क्वेश्चन में आता है। जैसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, तो इसका आएगा रति। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं रिक्त स्थान में और सही विकल्प में, तो हमें ये याद होना चाहिए रस और उनके स्थायी भाव। तो 10 रस है, कुल 9 रस है और 10वां रस जो है वात्सल्य रस माना गया है। तो जो रस है और उनके स्थायी भाव हम पढ़ लेते हैं। श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव है रति। वीर रस का उत्साह। शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। रौद्र रस का है क्रोध। विभत्स का है जुगुप्सा। हास्य रस का है हास। भयानक का है भय। और करुण रस का स्थायी भाव है शोक। अद्भुत रस का है आश्चर्य और वात्सल्य रस का है वत्सलता। तो वात्सल्य जो है 10वां रस माना जाता है। और इसमें जो अधिकतर क्वेश्चन जो आते हैं रस से संबंधित वह होता है श्रृंगार रस, वीर रस और शांत रस और करुण रस के स्थायी भाव अधिकतर पूछे जाते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है जो कि 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है वह है रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो किसी भी रस की परिभाषा पूछी जा सकती है। तो यह जो परिभाषा हमने लिखी है ये किसी भी रस में हम लिख सकते हैं। हमें उस रस का स्थायी भाव पता होगा तो हम किसी भी रस की परिभाषा इसी तरह से लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ श्रृंगार रस की परिभाषा लिखी, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। तो इसकी परिभाषा ऐसे बनेगी, सहृदय के हृदय में स्थित रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव व संचारी भाव से संयोग होता है तब वहां श्रृंगार रस होता है। तो यहाँ पे जब हम किसी और रस की परिभाषा लिखेंगे तो उसी रस का स्थायी भाव भी लिखेंगे। तो यहाँ हमने श्रृंगार रस की परिभाषा लिखी है, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, इसलिए हमने यहाँ रति लिखा है।
तो इसका उत्तर फिर से देख लेते हैं। सहृदय के हृदय में स्थित रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव व संचारी भाव से सहयोग होता है तब वहाँ श्रृंगार रस होता है। और इसका उदाहरण है, राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परीक्षा ही। तो ये श्रृंगार रस का उदाहरण है। इसके बाद है वीर रस की परिभाषा, उदाहरण सहित लिखिए। तो इसकी परिभाषा है, क्योंकि हम वीर रस की परिभाषा लिख रहे हैं तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। तो इसकी परिभाषा बनेगी, सहृदय के हृदय में स्थित उत्साह नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव व संचारी भाव से संयोग होता है तब वहाँ वीर रस होता है। उदाहरण है, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो यह वीर रस का उदाहरण है और वीर रस की परिभाषा लिखी, इसलिए हमने यहाँ वीर रस का स्थायी भाव उत्साह लिखा है। यदि हम दूसरे रस की करुण रस की परिभाषा लिखेंगे तो करुण का स्थायी भाव शोक यहाँ लिखा जाएगा, लेकिन उसका उदाहरण बदल जाएगा। तो ये मुख्य दो परिभाषाएं जो हमें याद करनी थी वो हमने यहाँ लिखी है। बाद अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, संचारी भाव एवं स्थायी भाव में अंतर लिखिए। तो संचारी भाव और स्थायी भाव, संचारी भाव सहृदय के हृदय में पानी के बुलबुले के समान प्रकट होते व लुप्त होते हैं। ये पानी के बुलबुले की तरह प्रकट होते और लुप्त होते रहते हैं, मतलब ये स्थायी रूप से नहीं रहते, बनते और बिगड़ते रहते हैं। और स्थायी भाव सहृदय के हृदय में स्थायी रूप से रहते हैं। इसके बाद अगला है, एक रस के साथ एक से अधिक संचारी भाव रह सकते हैं, मतलब एक ही रस के साथ संचारी भाव ज्यादा भी हो सकते हैं, एक से अधिक हो सकते हैं, जबकि स्थायी भाव में है एक रस का एक ही स्थायी भाव होता है। तीसरा जो अंतर है वह संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है। तो संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है और स्थायी भाव में आएगा, स्थायी भाव की संख्या 10 है, क्योंकि 10 रस है और 10 उनके स्थायी भाव है। हर रस का एक ही स्थायी भाव होता है, इसलिए स्थायी भाव की संख्या 10 है। इसके बाद जो अगला अंतर है, विभाव व अनुभाव में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो विभाव और अनुभाव में अंतर हम करेंगे तो इसमें है, स्थायी भाव के कारण को विभाव कहते हैं। स्थायी भाव के कारण, जिसके कारण से स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, उन्हें विभाव कहा जाता है। और अनुभाव है, आश्रय की बाहरी चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। और इसमें दूसरा अंतर है, विभाव के 2 भेद हैं और अनुभाव के 4 भेद हैं। प्रश्न है, छंद किसे कहते हैं? छंद के प्रकार लिखिए। तो इसका उत्तर है, वर्णों की संख्या एवं क्रम, मात्रा तथा गतियति से संबंध नियोजित पद्य रचना छंद कहलाती है। वर्णों की संख्या एवं क्रम, मतलब वर्णों की संख्या और क्रम होना चाहिए उसमें, मात्रा तथा गतियति से संबद्ध नियोजित पद्य रचना छंद कहलाती है। छंद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है, मात्रिक छंद की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो इसका उत्तर है, वह छंद जिसमें मात्राओं की गणना के आधार पर छंद की रचना की जाती है, मात्रिक छंद कहलाता है। उसके उदाहरण है दोहा और चौपाई। तो मात्रिक छंद वह छंद जिसमें मात्राओं की गणना के आधार पर छंद रचना की जाती है। उदाहरण है दोहा और चौपाई। अब दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। इंपॉर्टेंट है दोहा छंद की और चौपाई छंद की परिभाषा। तो दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित, दोहा मात्रिक छंद है। दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो इसका उत्तर है, दोहा मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। ठीक है, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुस चुन। तो आप कोई सा भी दोहा यहाँ लिख सकते हो, जो भी आपको याद हो, नहीं तो आप यही याद कर लो, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुस चुन। तो यहाँ पे दोहा छंद की परिभाषा हमने देख ली कि यह एक मात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती है, जबकि दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर है, चौपाई एक मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है।
तो चौपाई भी मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। इसका उदाहरण है मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तो चौपाई छंद की परिभाषा और उदाहरण है, दोनों ही इम्पोर्टेंट है, दोनों ही छंद दोहा और चौपाई। अब अगला प्रश्न हम करेंगे अलंकार से संबंधित। तो अलंकार भी कक्षा 10वीं के कोर्स में है, दोहा छंद भी है और अलंकार भी है। तो अलंकार भी हमें याद करना चाहिए क्योंकि अलंकार के प्रश्न एग्जाम में आते ही हैं। तो पहला प्रश्न है अलंकार किसे कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है अनुप्रास अलंकार को उदाहरण सहित समझाइए। तो इसका उत्तर है काव्य में जहाँ एक ही वर्ण की 2 या अधिक बार आवृत्ति होती वहां अनुप्रास अलंकार होता है। काव्य में जहाँ एक ही वर्ण की 2 या अधिक बार आवृत्ति होती वहां अनुप्रास अलंकार होता। उदाहरण है रघुपति राघव राजा राम, यहाँ र वर्ण की आवृत्ति हो रही है, र वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो ये सारे अलंकार जो हैं ये आपके ब्लूप्रिंट में दे रखे हैं। 10वीं बोर्ड की जो ब्लूप्रिंट आई उसके अनुसार यह हम कर रहे हैं। तो ब्लूप्रिंट में अलंकार दे रखे इसलिए आपको करना है, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है रूपक अलंकार को उदाहरण सहित समझाइए। तो इसका उत्तर होगा काव्य में जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप होता है वहां रूपक अलंकार होता है। काव्य में जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप होता है। तो उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है ये हम यहाँ पे उदाहरण से समझ लेंगे। उदाहरण है चरण कमल बंदो हरिराई। तो यहाँ चरण उपमेय में कमल उपमान का आरोप किया गया है। तो उपमेय है मतलब जिसकी विशेषता बताई जा रही है, ठीक है, या जिसकी तुलना की जा रही है। तो यहाँ पे किसकी तुलना कर रहे हैं हम? चरण की तुलना कर रहे हैं। और उपमान होता है जिससे जिस विशेष वस्तु से हम तुलना करते हैं, किसी विशेष वस्तु से जब किसी की तुलना की जाती है तो उपमान कहलाता है। उपमान है कमल। तो यहाँ चरण को कमल के समान बताया गया है तो चरण उपमेय है और जिसके समान बताया गया मतलब कमल के समान बताया गया तो यह उपमान है। अगला प्रश्न है उपमा अलंकार को उदाहरण सहित समझाइए। तो इसका उत्तर है काव्य में जहाँ उपमेय व उपमान में समानता बताई जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। काव्य में जहाँ उपमेय व उपमान में समानता बताई जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। उदाहरण है परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। तो यहाँ पर समानता बताई जा रही इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। इसके बाद अगला प्रश्न है उत्प्रेक्षा अलंकार को उदाहरण सहित समझाइए। तो इसका उत्तर है काव्य में जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाती वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। काव्य में जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना बताई जा रही वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण है मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। तो यहाँ पे उपमेय में उपमान की संभावना है क्योंकि माना जा रहा है कि तरु मतलब पेड़ झूम रहे हैं मंद पवन के झोंकों से। तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो यहाँ पे जो 3 अलंकार जो है रूपक उपमा और उत्प्रेक्षा है लगभग एक जैसे हैं। रूपक में उपमेय में उपमान का आरोप होता है जबकि उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान की समानता बताई जाती है। उत्प्रेक्षा में उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाती है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है मानवीकरण अलंकार को उदाहरण सहित समझाइए। तो सारे जो अलंकार जो हम पढ़ रहे हैं ये आपके ब्लूप्रिंट के अनुसार पढ़ रहे हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट है। मानवीकरण अलंकार को उदाहरण सहित समझाइए। तो इसका उत्तर है काव्य में जहाँ निर्जीव पदार्थों या वस्तुओं पर मानवीय क्रियाओं या भावनाओं का आरोपण किया जाए वहां मानवीकरण अलंकार होता है। काव्य में जहाँ निर्जीव पदार्थों या वस्तुओं पर मानवीय क्रिया या भावनाओं का आरोपण किया जाए वहां मानवीकरण अलंकार होता है। मतलब निर्जीव वस्तुओं को भी मानव के रूप में या मानवीय भावनाओं के रूप में बताया जाता है। जैसे उदाहरण से हम समझ जाएंगे मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। तो यहाँ मेघ मतलब बादल को कहा गया है कि वो बन ठन के सवर के आए, जबकि बन ठन के सवरना काम मानव का होता है। तो मानवीय क्रियाएं कहाँ बताई गई है? जो निर्जीव वस्तुओं या पदार्थों पर बताई जाती है तो वहां पे मानवीकरण अलंकार होता है। अगला प्रश्न है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार को उदाहरण से समझाइए। तो इसका उत्तर है
जहाँ काव्य में क्रमशः शब्दों की आवृत्ति एक समान होती है किंतु अर्थ की भिन्नता नहीं होती। आवृत्ति तो हो रही लेकिन अर्थ अलग अलग नहीं, अर्थ भिन्न नहीं है, वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जहाँ काव्य में क्रमशः शब्दों की आवृत्ति एक समान होती है किंतु अर्थ की भिन्नता नहीं होती, वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। उदाहरण है, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो यहाँ पे सुबह सुबह, यहाँ पे 2 बार आवृत्ति हो रही है, दोनों ही अर्थ सुबह ही अर्थ हो रहा है, तो यहाँ पे अर्थ की भिन्नता नहीं, तो ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो ये अलंकार जो हमने पढ़ लिए, अनुप्रास, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, पुनरुक्ति प्रकाश, ये 6 अलंकार आपके 10वीं बोर्ड की ब्लूप्रिंट के अनुसार हमने पढ़े और ये सारे इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक क्वेश्चन तो एग्जाम में आएगा ही सही, अलंकार का और छंद का। तो इस प्रकार हमने व्याकरण में काव्यबोध के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं। इसके बाद पद्य साहित्य का इतिहास और भाषा बोध के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो व्याकरण में बचे हैं वह हम करेंगे और हम 10वीं की संपूर्ण व्याकरण को कर लेंगे, जिससे कि आपके व्याकरण में 100% क्वेश्चन सही बनेंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।